हेलो एवरीवन। तो यूपीपीएससी 2021 के लिए हमारा जो असिस्टेंट इंजीनियर और पॉलीटेक्निक लेक्चरर का जो एग्जाम होगा उसके लिए मैकेनिकल के 60 डेज कंप्लीट कोर्स, और ये वीडियो है नंबर 1। मैं यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर और पॉलीटेक्निक लेक्चरर का जो एग्जाम होगा मैकेनिकल का 60 डेज का पूरा कंप्लीट कोर्स करवाने वाला हूँ। इस 60 डेज के कंप्लीट कोर्स में आपका पूरा मैकेनिकल कवर हो जाएगा। जो आपका सिलेबस है पेपर 1 पेपर 2, जैसा हमें पता है क्या क्या है हमारे पास: इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मैकेनिक्स एंड मशीन्स, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स, इंजीनियरिंग मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। 8वां क्या है हमारे पास? मैकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स। पेपर 1 में ये हमारे 8 सब्जेक्ट है और पेपर 2 में थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, एनर्जी कन्वर्जन और एनवायरमेंटल कंट्रोल। ये 5 मतलब 8 + 5 ये मिलकर हमारे कितने हो गए? टोटल 13 सब्जेक्ट। टोटल 13 सब्जेक्ट्स मैं यहाँ पर कवर करवाने वाला हूँ। मैं आपको यहाँ पर गेट के पीवाईक्यूज जो आपके असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम में, पॉलिटेक्निक लेक्चरर के एग्जाम में जो आपसे पूछे जा सकते हैं, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के पीवाईक्यूज, स्टेट पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी स्टेट लेवल पर असिस्टेंट इंजीनियर के या फिर पीएसयू के जो जितने भी एग्जाम्स हुए हैं पीवाईक्यूज, वो सारे कवर करवाने वाला हूं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर से ना आए। तो आपका पूरा टेक्निकल कवर हो जाएगा इन पीवाईक्यूज के थ्रू। और हम जो सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। हम लोग शुरू कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स से। यहाँ से आपको बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एग्जाम में। टोटल 367 पीवाईक्यूज है हमारे पास यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स के। चलो गेट के हो, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के हो, आपके पब्लिक सर्विस कमीशन के, जितने भी स्टेट लेवल इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं बचेगा। तो अगर आपने पूरा सिलेबस कवर कर रखा है, अगर आपकी सब्जेक्ट पे कमांड अच्छी है, तो यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर आपने अभी तक सब्जेक्ट्स को टच नहीं किया है, आपके कॉन्सेप्ट्स वीक है, तो क्वेश्चंस के थ्रू मैं यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूंगा। तो चलिए, ये है वीडियो नंबर 1। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रेगुलर आपको वीडियो मिलेगी। 60 डेज के अंदर अंदर पूरा टेक्निकल कवर कर देंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1, the energy of isolated system is always constant which is given by। जो isolated system की जो एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है। ये किसने दिया था? फर्स्ट लॉ ने दिया, जीरोथ लॉ ने दिया, सेकंड लॉ ने दिया, थर्ड लॉ ने दिया, लॉ ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम ने दिया। तो ये कौन सा लॉ है? तो जो आइसोलेटेड सिस्टम की जो एनर्जी होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। ये हमें दिया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने। तो फर्स्ट का बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर और क्वेश्चंस आपसे क्या पूछे जा सकते हैं? सबसे पहले तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, आपसे यही पूछा जा सकता है एग्जाम में कि व्हाट डू यू मीन बाय आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम होता क्या है? तो आइसोलेटेड सिस्टम आपके पास एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर ना तो आपका मास का इंटरेक्शन होगा, मास का इंटरेक्शन ना तो मास आ जा सकता है और ना ही एनर्जी आ जा सकती है। ना तो मास आ जा सकता है और ना ही एनर्जी आ जा सकती है। किसके अंदर? आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर। ना हीट, एनर्जी में क्या हीट और वर्क का कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, मास का कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। ठीक, तो आइसोलेटेड सिस्टम के एग्जांपल्स क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम का सबसे बेस्ट एग्जांपल रहेगा आपका यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर ना तो बाहर से कुछ आता है और ना ही बाहर कुछ जाएगा। यूनिवर्स, RSE यूनिवर्स। ठीक है, RSE। तो आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम के एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने हैं कि कोई भी और इसके अलावा एक और एग्जांपल है हमारे पास थर्मस फ्लास्क। इसके अलावा हमारे पास क्या एग्जांपल है? थर्मस फ्लास्क, जो परफेक्टली थर्मस फ्लास्क होती है। ठीक, उसके अंदर कोई भी हीट का वर्क का इंटरेक्शन नहीं होता और कोई भी मास का ट्रांसफर नहीं होता। तो यहाँ पर हमारे पास इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हमें और क्या क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है? जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ किसके लिए है? टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। सेकंड लॉ हमें बताता है किसके बारे में? थर्मोडायनेमिक। सेकंड लॉ हमें एंट्रोपी के बारे में बताता है। और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? वो हमें कहता है कि जो प्योर क्रिस्टलाइन मटेरियल होगा उसकी जो एंट्रोपी होगी वो जीरो होगी। कब? जब अब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। जब टेम्परेचर जीरो हो जाएगा, अब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होगा, मॉलिक्यूल्स में एटम्स में वाइब्रेशंस नहीं होगी, उनकी एंट्रोपी, उन मॉलिक्यूल्स की प्रेडिक्शन की पॉसिबिलिटी 100% हो जाएगी। आपकी जो एंट्रोपी है उस केस में जीरो हो जाएगी।
और ये हमें दिया था नर्स्ट ने, थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ नर्स्ट ने दिया था। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम एक आइसोलेटेड ऐसा सिस्टम है जिसमें ना तो कैन नॉट एक्सचेंज आइदर एनर्जी नोर मास आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं है, मास में कोई चेंज नहीं है। फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। एनर्जी आइसोलेटेड सिस्टम की कांस्टेंट रहेगी, ना तो बाहर जा रही है ना अंदर आ रही है, तो कांस्टेंट ही रहेगी। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन, ए सीरीज ऑफ ऑपरेशंस which takes place in a certain order and restore the initial conditions at the end। मतलब क्या है कि उसकी जो इनिशियल जो कंडीशंस है वो रिस्टोर हो रही है। मतलब सीरीज ऑफ ऑपरेशंस का एक पाथ है, सीरीज ऑफ ऑपरेशंस का, जो आप एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जा रहे हो और इनिशियल कंडीशन को रिटेन कर रहे हो। मतलब शुरू में जहां थे आप वापस वहीं पर आ गए, तो ये चीज क्या कहलाएगी, इसे हम साइकिल बोलेंगे। शुरू में जहां थे घूम फिर कर वापस आ गए, तो ये हमारी साइकिल कहलाएगी। साइकिल हमारी रिवर्सिबल भी हो सकती है, इरिवर्सिबल भी हो सकती है। अगर हम सॉलिड लाइन दिखाएंगे, सॉलिड लाइन, तो ये हमारी रिवर्सिबल साइकिल होगी। और अगर हम डोडेड से ज्वाइन करें, डोडेड से करें, तो ये हमारी इरिवर्सिबल होगी। लेकिन ओवरऑल क्या कहलाएगी, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल, ये हमारी थर्मोडायनेमिक साइकिल कहलाएगी, जिसमें इनिशियल कंडीशन रिस्टोर हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास इसका सी इसका राइट आंसर होगा। सी इज द राइट आंसर। चलो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पर। Thermodynamic cycle, a series of operations which takes place in a certain order and restore the initial condition at the end is known as thermodynamic cycle। तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, हीट एंड वर्क। हीट एंड वर्क क्या होते हैं। हीट एंड वर्क देखो ये क्या होती है, ये कोई प्रॉपर्टीज नहीं होती। हीट एंड वर्क सिस्टम की प्रॉपर्टीज नहीं होती। इंटेंसिव प्रॉपर्टी बिल्कुल गलत। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज होती है जो कि सिस्टम के मास पर डिपेंड नहीं करती। सिस्टम का मास चेंज हो जाए, प्रॉपर्टी पर चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, आपका स्पेसिफिक एंट्रोपी, डेंसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, इनका मास पर चेंज होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या, हीट एंड वर्क एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। हीट एंड वर्क प्रॉपर्टीज होती ही नहीं है, सिस्टम की प्रॉपर्टीज नहीं है। एक्सटेंसिव कौन सी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी जो मास पर डिपेंड करती है, जैसे एंट्रोपी, एनर्जी, ये आपकी मास पर डिपेंड करती है। पॉइंट फंक्शन देखो, जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो पॉइंट फंक्शन होती है, और हीट एंड वर्क पॉइंट फंक्शन नहीं है, तो सी भी इसका कैंसिल हो जाएगा। तो लास्ट ऑप्शन क्या बचा, डी। तो ये पाथ फंक्शन होती है। हीट एंड वर्क बेसिकली क्या होती है हमारी, हीट एंड वर्क हमारी पाथ फंक्शन होगी, पाथ फंक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर क्या बनेगा इसका, राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा इसका पाथ फंक्शन। आगे का डी, तीसरे का डी आंसर हो जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पर देखो, हीट एंड वर्क आर द पाथ फंक्शंस। सिमिलैरिटीज बिटवीन हीट एंड वर्क, क्या है सिमिलैरिटी, बोथ आर रिकॉग्नाइज्ड एट द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। इनको सिर्फ बाउंड्री पे ही देखा जा सकता है, क्योंकि ये क्या होता है, एनर्जी इन ट्रांजिट है। एनर्जी इन ट्रांजिट तो सिर्फ बाउंड्री पे ही देखने को मिलेगी। सिस्टम पोजेसेस एज दे क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द फिनोमेना। सिस्टम पोजेसेस एनर्जी बट नाइदर हीट नॉर वर्क। किसी सिस्टम के पास एनर्जी हो सकती है, हीट एंड वर्क नहीं होगा, सिस्टम के पास एनर्जी होगी। मतलब क्या है, जैसे आपके पास ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, आप इसके अंदर 100 जूल की एनर्जी डाल दो, 100 जूल की एनर्जी, चाहे आप हीट के थ्रू डालो चाहे आप वर्क के थ्रू डालो, सिस्टम को कुछ नहीं पता। सिस्टम को बस इतना पता होगा कि उसके पास 100 जूल की एनर्जी है। चाहे आप हीट की फॉर्म में डालो चाहे वर्क की फॉर्म में डालो, कोई मैटर नहीं करता, सिस्टम को नहीं पता चलेगा। सिस्टम के पास बस एनर्जी होगी। तो सिस्टम के पास एनर्जी होती है, हीट एंड वर्क नहीं होता। थर्ड देखो, बोथ आर एसोसिएटेड विद प्रोसेस नॉट स्टेट। ये जो पाथ फंक्शन होते हैं, पाथ प्रोसेस से डिफाइंड होते हैं। एनर्जी इन ट्रांजिट है, ये किसी स्टेट से डिफाइन नहीं होते, स्टेट से प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। हीट एंड वर्क हैव नो मीनिंग एट अ स्टेट, प्रॉपर्टीज की मीनिंग होती है स्टेट पर। लास्ट देखो, बोथ आर पाथ फंक्शन, चाहे हीट हो चाहे वर्क हो, दोनों के दोनों पाथ फंक्शन है। अब पाथ फंक्शन क्या है, मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलो ड्यूरिंग द प्रोसेस एज वेल एज द एंड स्टेज। जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है क्या रास्ता फॉलो किया गया है किसी भी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुंचने में। एग्जांपल के लिए जैसे हमारे पास पीवी डायग्राम होता है, पीवी डायग्राम से वक्त मिलता है, ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है। आप 1 से 2 जा रहे हो, ये रास्ता फॉलो किया ए पाथ, आप 1 से 2 जा रहे हो बी पाथ फॉलो किया। तो ये डिपेंड करता है कि पाथ क्या फॉलो किया गया। दोनों केस में, चाहे आप इस वाले पाथ से जाओ इस वाले पाथ से जाओ, दोनों केस में वर्क अलग अलग आएगा, अलग अलग आएगा। तो डिपेंड करता है कि आपने पाथ क्या फॉलो किया, चाहे वो हीट का हो चाहे वर्क का हो। हीट के लिए हमारे पास ये जो डायग्राम बनता है ना, वो टीएस डायग्राम पर बनता है, ठीक।
तो पॉइंट फंक्शन क्या होता है, मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द स्टेट ओनली एंड नॉट हाउ द सिस्टम अप्रोचेज दैट स्टेट। तो पॉइंट फंक्शंस वो होते हैं जो प्रॉपर्टीज होती है थर्मोडायनेमिक्स की, चाहे टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, वॉल्यूम हो, वो सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करती है। वो इस चीज पर डिपेंड नहीं करती कि रास्ता क्या फॉलो किया है, कौन सा पाथ फॉलो किया गया। प्रॉपर्टीज सिर्फ एंड स्टेट पर डिपेंड करती है। तो ये हमारा थर्ड हो गया, थर्ड का डी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो, what are the properties of a thermodynamic system whose value for the entire system is equal to the sum of their values for individual parts of the system। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज। देखो प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मास के इंडिपेंडेंट है, सिस्टम पे जो उसका एक्सटेंट पे डिपेंड नहीं करती कि सिस्टम का क्या एक्सटेंट है, सिस्टम के साइज पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन जो प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव होती है वो सिस्टम के मास पे डिपेंड करती है, एक्सटेंट पे डिपेंड करती है कि सिस्टम का मास कितना है, उसका एक्सटेंट कितना है। तो जो प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है ना, वो एल्जेब्रिक सम करने से आती है। एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, जैसे आपके पास ये एक रूम हो गया, कोई भी रूम लगा लो ये, और ये क्या हो गया, इनके बीच में पार्टीशन हो गया, ये इनके बीच में पार्टीशन हो गया। मैं कहता हूं ये मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इस रूम को 4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया। इसकी वॉल्यूम मैंने कर दी V1, इसकी वॉल्यूम मैंने कर दी V2, इसकी वॉल्यूम कर दी मैंने V3, इसकी वैल्यू मैंने कर दी V4। जो टोटल वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये मास पे डिपेंड करती है। जितना ज्यादा मास बढ़ता जाएगा, जितना ज्यादा एक्सटेंट बढ़ता जाएगा सिस्टम का, वॉल्यूम बढ़ती जाएगी। तो टोटल वॉल्यूम कैसे निकालोगे आप, टोटल वॉल्यूम क्या होगी, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। तो अल्जेब्रिक सम करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर वो यही पूछ रहा है कि किसका हमें इक्वल टू द सम ऑफ देयर वैल्यूज। यहाँ पर हमने इंडिविजुअल का सम कर दिया, V1 का, V2 का, V3 का, V4 का, इनका इंडिविजुअल सम कर दिया। तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर दैट चेंजेस एज द अमाउंट ऑफ मैटर चेंजेस। एग्जाम्पल, वॉल्यूम हो गई, एंथैल्पी हो गई, एंट्रोपी हो गई, ये हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। वॉल्यूम हमारी एंथैल्पी, एंट्रोपी, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी का स्क्वायर। मास ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। पोटेंशियल एनर्जी mgh, मास ज्यादा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। चार्ज हो गया, चार्ज, चार्ज हमारा एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्यों, क्योंकि चार्ज क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू में एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, भले ही कम होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻⁻27 kg, कुछ इतना मास होता है इलेक्ट्रॉन के पास। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, चार्ज बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मास बढ़ेगा तो चार्ज भी मास पर डिपेंड करता है। डायपोल हो गए, डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल, वो भी नंबर ऑफ डायपोल्स उस पर डिपेंड करता है। तो वो भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव कौन सी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज इज अ बल्क प्रॉपर्टी, मीनिंग दैट इट इज लोकल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम साइज और द अमाउंट ऑफ मटेरियल इन द सिस्टम। वो सिस्टम के साइज पर डिपेंड करते हैं। टेम्परेचर हो गया, एक रूम का टेम्परेचर ले लो आप, रूम का टेम्परेचर चाहे इस हिस्से का देखो, इस हिस्से का देखो, इस हिस्से का देखो, वो डिपेंड नहीं करता। आप सिस्टम को डिवाइड कर दोगे ना 2 पार्ट्स में, तब भी उसका टेम्परेचर दोनों पार्ट्स में सेम रहेगा। तो उस पर डिपेंड नहीं करता। प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर भी हम एवरेज लेके चलते हैं, एवरेज मॉलिक्यूल्स का, एवरेज मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। ठीक, तो टेम्परेचर, प्रेशर, थर्मल कंडक्टिविटी, डेंसिटी, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। तो ये दे रखी है, प्रेशर, टेम्परेचर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, डेंसिटी हो गया, हार्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा। टोटल 367 है आपके इस थर्मोडायनेमिक्स के पूरे चैप्टर में। तो हम पूरे 367 क्वेश्चंस कवर करेंगे, उसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा। चलो, तो कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब वो कह रहा है ये 4 प्रॉपर्टी दे दी, एक दे दी टेम्परेचर, एक दे दी विस्कोसिटी, एक दे दी स्पेसिफिक एंट्रोपी और एक दे दी थर्मल कंडक्टिविटी। और वो जानना क्या चाहता है, ये प्रॉपर्टी देके वो क्या जानना चाहता है, वो जानना चाहता है विच ऑफ द फॉलोइंग अबो प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम आर इंटेंसिव। कौन कौन सी इनमें इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। देखो टेम्परेचर इंटेंसिव होती है, बिल्कुल, सिस्टम का साइज बढ़ने से टेम्परेचर का चेंज नहीं होने वाला। विस्कोसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सिस्टम के चेंज करने से विस्कोसिटी पे फर्क नहीं पड़ता। स्पेसिफिक एंट्रोपी यानी कि एंट्रोपी पर यूनिट मास, एंट्रोपी एक्सटेंसिव है, लेकिन स्पेसिफिक एंट्रोपी यानी एंट्रोपी पर यूनिट मास वो इंटेंसिव होती है। थर्मल कनेक्टिविटी, तो यहाँ पर चारों की चारों हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटेंसिव सारे चलो, टेम्परेचर हो गया, विस्कोसिटी हो गया, स्पेसिफिक एंट्रोपी, थर्मल कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक एंथैल्पी, ये सब हमारे पास क्या होती है, ये सब हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो,
ओपन सिस्टम क्या होता है? ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है, देखो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि क्लोज सिस्टम कौन सा है, ओपन सिस्टम कौन सा है, आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका क्लोज सिस्टम होता है, अगर मैं बात करूँ क्लोज सिस्टम की, कौन सा बात कर रहा हूँ मैं? क्लोज सिस्टम की। क्लोज सिस्टम में कभी भी मास का इंटरेक्शन नहीं होता, मास का इंटरेक्शन कभी नहीं होगा, एनर्जी का इंटरेक्शन हो जाएगा, हमारे पास एनर्जी का इंटरेक्शन हो जाएगा। एनर्जी का इंटरेक्शन हो सकता है, चाहे वो हीट की फॉर्म में हो, वर्क की फॉर्म में हो, लेकिन कभी भी मास का इंटरेक्शन नहीं होता। किस केस में? क्लोज सिस्टम के केस में। अगर आपसे पूछा जाए ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम क्या होता है? ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर आपका मास भी आ सकता है, जिसके अंदर आपका मास आ सकता है, जिसके अंदर आपकी एनर्जी भी आ सकती है, एनर्जी का भी आना जाना हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम होते हैं। और आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा है? आइसोलेटेड सिस्टम क्लोज सिस्टम का स्पेशल केस है, जिसमें मास की एंट्री भी बंद हो जाएगी, मास का आना जाना बंद हो जाएगा, वो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? ओपन सिस्टम इज स्पेसिफाइड रीजन वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मास टेक्स प्लेस। बिल्कुल सही है, ए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रीजन ऑफ कॉन्स्टेंट मास एंड ओनली एनर्जी इज अलाउड टू क्रॉस द बाउंड्री। अगर सिर्फ एनर्जी जाएगी ना तो वो क्लोज सिस्टम कहलाएगा, ओपन सिस्टम नहीं कहलाएगा। कैन नॉट ट्रांसफर आइदर एनर्जी और मास टू और फ्रॉम द सिस्टम। ना एनर्जी जा रही है ना मास जा रहा है, ये आइसोलेटेड सिस्टम है। और हैज एन एंथैल्पी ट्रांसफर अक्रॉस दिस बाउंड्री एंड द मास विद इन द सिस्टम इज नॉट नेसेसरी। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास 6 का ए आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास 6 का क्या आंसर हो जाएगा? राइट आंसर ए आंसर हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। देखो यहाँ पर टेबल भी बनी हुई है हमारे पास। ओपन सिस्टम कौन सा है? ओपन सिस्टम मास का भी ट्रांसफर होगा और एनर्जी का भी ट्रांसफर होगा, मास और एनर्जी बोथ ट्रांसफर। दूसरा क्या? क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम में मास का ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होगा। तीसरा कौन सा है? तीसरा है हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर क्या है? ना तो मास का ट्रांसफर है और ना ही एनर्जी का ट्रांसफर है। तो ये 6 क्वेश्चन हो गए। यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन तो इवन एग्जाम में मिल जाएगा, यहीं से मिल जाएगा आपको एक क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चार्जिंग ऑन कर देता हूँ इसकी। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, देखो फिर से क्वेश्चन आ गया। मैच द फॉलोइंग। क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम कौन सा होता है? क्लोज सिस्टम वो होता है जिसमें सिर्फ हीट एंड वर्क का इंटरेक्शन होगा, हीट एंड वर्क। तो 1 का यहाँ पर डी से मैच होगा, 1 का डी से। तो 1 का डी एक तो यहाँ पर है, 1 का डी यहाँ पर है, तो बी और सी तो हमारे ऑप्शन ही कट गए, बी और सी हमारे ऑप्शन कट चुके हैं। तो बी और डी में बी और सी तो कट गए, ठीक है। अगला सेकंड का सी तो कॉमन है, दोनों में कॉमन है, चेक करने की जरूरत नहीं है। ओपन सिस्टम क्या होता है? जिसमें सेकंड का क्या है? सी, हीट मास एंड वर्क इंटरेक्शन होगा, ठीक। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे थर्ड का ए दे रखा है, यहाँ पे थर्ड का ई दे रखा है। देखो क्या मैच करता है? पंप, पंप इंक्रीज इन स्टैटिक प्रेशर, पंप प्रेशर इंक्रीज करता है, बिल्कुल सही है। पंप डिलीवर्स वर्क, नहीं, पंप वर्क कंज्यूम करता है, पंप कभी भी डिलीवर नहीं करता। तो थर्ड का हमारा ई नहीं हो सकता, थर्ड का हमारा क्या हो सकता है? थर्ड का हमारा ए होगा। तो ए किसमें है? इसमें है, तो यहीं पर हमारा आंसर हो गया ए। 7th का ए इज द राइट आंसर। 7th का हमारा क्या हो जाएगा? 7th का ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास देखो टरबाइन, टरबाइन क्या करता है? टरबाइन डिलीवर्स वर्क, टरबाइन वर्क डिलीवर करता है, तो 4 का ई होगा। और फिफ्थ का नोजल, नोजल क्या करता है? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है, तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, फिफ्थ का बी हो जाएगा। तो यहाँ पर 7th का हमारे पास क्या आंसर आ गया? 7th का ए इज द राइट आंसर। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो क्या है? क्लोज सिस्टम हीट एंड वर्क इंटरेक्शन होगा, ओपन सिस्टम में हीट मास एंड वर्क दोनों का, हीट मास वर्क यानी कि हीट और मास और एनर्जी दोनों जा रहे हैं। पंप क्या करता है? स्टैटिक प्रेशर को इंक्रीज करेगा। टरबाइन क्या करेगा? डिलीवर वर्क। नोजल क्या करेगा? काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है। तो 7 क्वेश्चन कवर कर लिए। 8th क्वेश्चन देखो, द लॉ which provide the basis of temperature measurement, temperature measurement जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ जो आर एच फाउलर ने 1931 में दिया था। 1931 में आर एच फाउलर ने जिस लॉ के बारे में बताया था, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ पहले आ चुका है, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ पहले आ चुका है, जीरोथ लॉ बाद में आया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर मेजरमेंट, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोवाइड द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी के बारे में बात करते हैं कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, क्योंकि ना तो वो बाहर जा रही है और ना ही अंदर आ रही है, कुछ भी अंदर नहीं आ रहा। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोवाइड्स द बेसिक ऑफ
कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। सेकंड लॉ हमें किसके बारे में बताता है? सेकंड लॉ हमें एंट्रोपी के बारे में बताता है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो सिस्टम के एक्सटेंट पे डिपेंड करती है, जो सिस्टम के मास पे डिपेंड करती है, तो कौन सी है यहाँ पर? वॉल्यूम। वॉल्यूम जितना ज्यादा सिस्टम होगा उसकी ज्यादा उतनी ज्यादा वॉल्यूम होगी, तो वॉल्यूम 9 का ए आंसर हो जाएगा। प्रेशर हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, डेंसिटी हमारी मास अपॉन में वॉल्यूम। मास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो डेंसिटी यानी कि मास अपॉन में वॉल्यूम, तो ये हमारी कैसी है? ये हमारी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो 9th का ए आंसर सही रहेगा। दीज प्रॉपर्टीज आर डिपेंडेंट ऑन मास। एग्जांपल वॉल्यूम, एनर्जी, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी हो गया जैसे कि एमसीपी या एमसीवी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एमसीपी, एमसीवी, ये भी हमारी कैसी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इन अ क्लोज्ड कंटेनर इज, जो प्रेशर है, कोई भी गैस है, कोई भी गैस है क्लोज कंटेनर के अंदर जो प्रेशर लगाएगी, जो उसके मॉलिक्यूल्स प्रेशर लगाते हैं, वो किसका फंक्शन है? कंटेनर इज वीक फंक्शन ऑफ डेंसिटी एंड टेम्परेचर। नो, प्रेशर ऑफ द गैस इज अ स्ट्रॉन्ग फंक्शन ऑफ प्रेशर ऑफ द गैस इज अ स्ट्रॉन्ग फंक्शन ऑफ डेंसिटी एंड टेम्परेचर। डेंसिटी एंड टेम्परेचर, ध्यान रखना कि डेंसिटी जितने ज्यादा होगी, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने ज्यादा एटम्स होंगे पर यूनिट वॉल्यूम में, उतना ही ज्यादा वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा उनके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी। काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा उनके पास आएगी तो वो ज्यादा मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे, उतना ही ज्यादा प्रेशर लगेगा। प्रेशर मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर की वजह से लगता है। काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से, टेम्परेचर के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से प्रेशर मोमेंटम बढ़ेगा, मोमेंटम ट्रांसफर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, और डेंसिटी की वजह से इसका मतलब मॉलिक्यूल्स बढ़ गया। तो स्ट्रॉन्ग फंक्शन ऑफ डेंसिटी एंड टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग फंक्शन है डेंसिटी का और टेम्परेचर का। तो 10th का हमारे पास सी आंसर होगा। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इन अ क्लोज्ड कंटेनर इज अ स्ट्रॉन्ग फंक्शन ऑफ डेंसिटी एंड टेम्परेचर। 11th क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट द पाथ फंक्शन। यहाँ पर कौन सा पाथ फंक्शन नहीं है? पाथ फंक्शन, हीट एक पाथ फंक्शन है, हीट एक पाथ फंक्शन, उसने पूछा कौन सा नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। वर्क भी एक पाथ फंक्शन है, ये नहीं हो सकता। काइनेटिक एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी पाथ फंक्शन है या नहीं? काइनेटिक एनर्जी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, और प्रॉपर्टी क्या होती है? पॉइंट फंक्शन होती है। तो यहाँ पर सी सही है, लेकिन साथ में थर्मल कंडक्टिविटी भी दे रखा है, तो यहाँ पर सी और डी सही रहेंगे। दोनों की दोनों आंसर सही है। जो हम काइनेटिक एनर्जी की बात करो, एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होती है? एनर्जी इज एन प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, और काइनेटिक एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, थर्मल कंडक्टिविटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे पाथ फंक्शन की बात कर रहा है कि कौन सा पाथ फंक्शन नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर डी रखना, क्योंकि दोनों यहाँ पर देखो दोनों मैच कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास दोनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं, इसका आंसर सी भी होगा और डी भी होगा, लेकिन किसी एक को फिल करना है तो मोस्ट प्रोबेबली जो चारों में सबसे ज्यादा सही लगेगा, हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को बात करेंगे। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज यानी कि हम यहाँ पे डी को क्लिक करेंगे। थर्मल कंडक्टिविटी इज नॉट अ पाथ फंक्शन, थर्मल कंडक्टिविटी पाथ पे डिपेंड नहीं करती। तो थर्मल कंडक्टिविटी इज नॉट अ पाथ फंक्शन। वैसे तो ये एग्जामिनर को सोचना चाहिए, उसको काइनेटिक एनर्जी ऑप्शन में नहीं देना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी भी प्रॉपर्टी होती है और ये भी पाथ पे डिपेंड नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, विच वन ऑफ द प्रॉपर्टीज गिवन बिलो इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव जो मास पर डिपेंड नहीं करती। देखो अगर मैं बात करूं एंट्रोपी की, एंट्रोपी मास पर डिपेंड करती है, तो हमारे पास डी ऑप्शन तो कट गया। अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, वॉल्यूम भी मास पर डिपेंड करती है। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी का स्क्वायर, हाफ एम वी का स्क्वायर, तो मास भी हमारी काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है, तो ये भी कट गया। बच गया क्या? कंपोजिशन। जो कंपोजिशन होती है वो सिस्टम के मास पर डिपेंड नहीं करती, तो राइट आंसर 12 का ए हो जाएगा। वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी, एंट्रोपी आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वेयरएज कंपोजिशन इज द एग्जांपल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये हमारे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन एग्जांपल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इस वीडियो में हम लोग टोटल 20 क्वेश्चंस करेंगे। आज हम क्वेश्चंस कम करेंगे क्योंकि ये हमारी वीडियो नंबर 1 है, इसके बारे में आप लोगों को पता भी नहीं है, तो ये 20 क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे, 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, और कल की क्लास में हम थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे। डेली क्लासेस होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, और कमेंट में जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो, जो भी जिस भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको डाउट आता है आप पूछ सकते हो। विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज करेक्टली मैच। यहाँ पर कौन कौन से पेयर करेक्टली मैच हो रहे हैं, मतलब देखो
हीट के सामने लिखा है पॉइंट फंक्शन, बिल्कुल गलत है। हीट एक पाथ फंक्शन होता है, हीट एक पाथ फंक्शन है। एनर्जी के सामने लिखा है पाथ फंक्शन, बिल्कुल गलत है। एनर्जी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, एनर्जी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, बिल्कुल गलत है। एंट्रोपी के सामने लिखा है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बिल्कुल सही बात है। जो एंट्रोपी का जो कंसेप्ट है वो हमें दिया था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, तो यहाँ पर 13 का सी हो जाएगा। गिब्स फंक्शन, पाथ फंक्शन दे रखा है। गिब्स फंक्शन होता क्या है, जी इज इक्वल टू में एच माइनस टी एस, ये होता है गिब्स फंक्शन। ये भी प्रॉपर्टी, ये भी प्रॉपर्टी, ये भी प्रॉपर्टी, तो जी भी हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी हो जाएगा, सिस्टम की प्रॉपर्टी हो जाएगा जी भी। तो प्रॉपर्टी हो जाएगा तो पाथ फंक्शन क्यों होगा, पॉइंट फंक्शन होगा, तो गिब्स फंक्शन यहाँ पर ये डी भी गलत हो जाएगा। और वैसे भी हमें आंसर मिल चुका है। 13th का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 13th का। 13th का राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, एंट्रोपी इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है एंट्रोपी के बारे में। देखो 14th क्वेश्चन क्या दिया उसने, थर्मोडायनेमिक्स वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ, थर्मोडायनेमिक्स वर्क क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स जो हम पढ़ते हैं पीडीवी डिस्प्लेसमेंट वर्क जो पढ़ते हैं, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पर 2 इंटेंसिव है, नहीं, एक इंटेंसिव है एक एक्सटेंसिव है। दोनों की दोनों एक्सटेंसिव है, बिल्कुल नहीं, एक इंटेंसिव है और एक एक्सटेंसिव है। एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड चेंज इन एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही है। ये वाली तो इंटेंसिव है और दूसरे वाला क्या है, चेंज इन एक्सटेंसिव, वॉल्यूम हमारी एक्सटेंसिव है तो उसमें चेंज है, वॉल्यूम में चेंज है, तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और चेंज इन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो क्या कि एक्सटेंसिव क्या, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में चेंज, इंटेंसिव कौन सी है यहाँ पर, प्रेशर है, क्या प्रेशर में चेंज है, प्रेशर में चेंज नहीं है, चेंज वॉल्यूम में, और वॉल्यूम एक्सटेंसिव होती है, प्रेशर इंटेंसिव है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस जो बहुत ही स्ट्रीम स्लो प्रोसेस होती है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वर्क डन इज कैलकुलेटेड बाय पीडीवी, यानी कि कोई भी प्रोसेस है यहाँ से यहाँ चली गई, 1 से 2 चली गई, तो यहाँ पर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, वॉल्यूम में चेंज। तो प्रेशर क्या है हमारे पास, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो चेंज हो रहा है ना वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो प्रेशर भी चेंज हो रहा है, ऐसी बात नहीं है कि प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, लेकिन जो हमारा फॉर्मूला है वो पीडीवी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में जो चेंज आ रहा है उसके रिगार्डिंग हम निकाल रहे हैं। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, बायमेटेलिक स्ट्रिप्स, बायमेटेलिक स्ट्रिप्स मतलब कि ऐसी स्ट्रिप जो 2 मटेरियल से बनी होती है। ये मान लो कॉपर हो गया, ये वाला मटेरियल कॉपर हो गया, और ये वाला ले लिया आपने कुछ भी एल्यूमिनियम ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया, ठीक। तो वो कहता है बायोमेटेरियल स्ट्रिप्स 2 डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की बनी है, बेंड ड्यूरिंग अ राइज इन टेम्परेचर बिकॉज, वो बेंड कर जाती है, मतलब क्या कहना चाहता है, जैसे एक बायोमेटेरिक स्ट्रिप हो गई आपकी, ये आपकी बायोमेटेरिक स्ट्रिप हो गई, तो ये जब इसका टेम्परेचर आप रेज करोगे, सपोज करो ये मैंने मान ली कॉपर की और ये मैंने मान ली एल्यूमिनियम की, तो जब आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये बेंड हो जाएगी। इसके बेंड होने का कारण क्या है, कुछ इस तरह से शेप आ सकती है इसकी, कुछ इस तरह से शेप आ सकती है। बेंड होने का कारण क्या होगा, दोनों में अलग अलग एक्सपेंशन हो रही है, किसी की लेंथ ज़्यादा बढ़ रही है, किसी की लेंथ कम की, जैसे ही टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे ना तो इनमें एक्सपेंशन होगा, किसी की लेंथ ज़्यादा एक्सपेंड हो रही है, किसी की कम हो रही है, और ये किस वजह से होता है, अल्फा की वजह से, क्योंकि इनका अल्फा डिफरेंट डिफरेंट होता है। एल डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ क्या होता है, एल अल्फा डेल्टा टी, एल अल्फा डेल्टा टी, ये हमारा चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला होता है। तो अगर अल्फा कम ज़्यादा होगा तो हमारे पास जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप है वो बैंड हो सकती है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है डिफरेंस इन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, 15th का ए हो जाएगा। इलास्टिक प्रॉपर्टी से कुछ लेना देना नहीं है, थर्मल कंडक्टिविटी से कुछ लेना देना नहीं है, वो तो सिर्फ हीट का ट्रांसफर करवा दिया। डिफरेंस इन स्ट्रेसेस कुछ नहीं। बायोमेटेरियल स्ट्रिप्स मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट मटेरियल्स बेंड ड्यूरिंग अ राइज इन टेम्परेचर बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। देखो ये सारे असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम 2014 में पूछा गया, 2014 में पूछा गया, ये सारे PYQs हैं, और इनसे बाहर आपका एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन, देखो हाँ पूरा 100 मार्क्स का पेपर, पूरा का 100% तो पेपर नहीं आ सकता, लेकिन आपके मोस्टली आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, आपका सिलेक्शन इजीली हो पाएगा, टेक्निकल आपका पूरा कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको जीके करना होगा, हिंदी करना होगा, टेक्निकल आपका यहाँ पर पूरे 100 क्वेश्चन जो भी आएंगे एग्जाम में वो कवर हो जाएंगे। देखो 16 क्वेश्चन में क्या कहता है, द गेज प्रेशर इन अ ट्रक टायर बिफोर एंड आफ्टर द जर्नी वाज रिकॉर्डेड एट 200 किलो पास्कल एंड 220 किलो पास्कल, न्यूमेरिकल आ गया। तो वो एक ट्रक का टायर है, तो मैं एक ट्रक का टायर बना लेता हूँ, एक सर्कल ले लेते हैं हम, चलो ये हमने एक ट्रक का टायर ले लिया, ठीक है, ये हमने एक ट्रक का टायर ले लिया। वो कहता है बिफोर द जर्नी 200 है
और आफ्टर द जर्नी 220 है, मतलब कि P1 जब आपने जर्नी से पहले उसमें प्रेशर दे रखा है 220 किलो पास्कल एंड 200 है, 200 है, P1 की वैल्यू 200 है, P2 की वैल्यू है 220 और P1 की वैल्यू कितनी है 200 किलो पास्कल। वो कहता है कि एट अ लोकेशन वेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर 100 किलो पास्कल एंड 27 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेशर उसने दे दिया 27 डिग्री सेल्सियस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसने दे दिया 100 किलो पास्कल, 100 किलो पास्कल और टेम्परेचर उसने दे दिया 27 डिग्री सेल्सियस, 27। हाउ मच द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द टायर आफ्टर द ट्रिप। वो कहता है कि ट्रिप से पहले इतना प्रेशर था, जब ट्रिप हुई, अब ट्रिप से आने के बाद अब वो उसने मोशन प्रोड्यूस किया, मोशन परफॉर्म किया, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रेशर उसका चेंज हुआ, 220 किलो पास्कल हुआ, तो उसका टेम्परेचर कितना चेंज हुआ ये जानना चाहता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखो जो ट्रक के टायर की जो वॉल्यूम है ना वो कांस्टेंट रहने वाली है, उसमें तो कोई चेंज आने वाला है नहीं, ट्रक के टायर की वॉल्यूम कांस्टेंट मान के चलेंगे। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होती है और यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, वो हवा डाल रखी है उसने, देखो तो यहाँ पर उसने क्या डाला हुआ है, हाउ मच राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एयर। देखो एयर की बात कर रहा है और हम लोग एयर को क्या अज्यूम करते हैं, आइडियल गैस अज्यूम करते हैं। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगी तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा, यानी कि P2 अपोन में P1 किसके बराबर होगा, T2 अपोन में T1 के। तो उसने कहा है राइज इन टेम्परेचर, यानी कि T2 माइनस T1 आपको चाहिए। अब देखो ये जो प्रेशर दे रखे ना, गेज प्रेशर दे रखे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 100 किलो पास्कल है, यहाँ पर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यूज करना है, यहाँ पर आपको कौन सा एब्सोल्यूट प्रेशर को यूज करना है, एब्सोल्यूट प्रेशर। तो P2 कितना हो जाएगा, 220 तो आपको एटमॉस्फेरिक दे रखा है और सॉरी 220 तो आपको उसके अंदर टायर के अंदर का प्रेशर दे रखा है, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है वो 100 दे रखा है। तो 220 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा, 320। और P1 कितना हो जाएगा, देखो ये दे रखा है गेज प्रेशर है, ये 200 गेज प्रेशर है और 100 इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 200 प्लस 100 हमारे पास 300 हो जाएगा, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, T2 मुझे चाहिए और T1 की वैल्यू उसने दे रखी है कि जो स्टार्टिंग में जो टेम्परेचर था वो 27 डिग्री सेल्सियस था, 27 डिग्री सेल्सियस, 27। अब इसको भी हमें किस में, केल्विन में यूज करना पड़ेगा, ध्यान रखना यहाँ पे 273 आप ऐड कर लो, 273 अगर आप ऐड कर लोगे तो ये हमारे पास 300 केल्विन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 300 केल्विन रखना है, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पे 300 से 300 कैंसिल हो गया, T2 की वैल्यू आ गई, T2 की वैल्यू आ गई मेरे पास 320 केल्विन, 320 केल्विन। इसमें से आप 273 को माइनस करोगे, 273 को माइनस करोगे आपका डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। तो पहले देखो टेम्परेचर कितना था 300 केल्विन, अब कितना हो गया 320 केल्विन। तो यहाँ पर 20 का चेंज कितने का है, 20 का। अब चेंज जो है चाहे वो केल्विन में हो चाहे डिग्री सेल्सियस में, मैटर नहीं करता। तो यही आपका 20 डिग्री सेल्सियस आंसर हो जाएगा और मैच भी कर रहा है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। देखो अगले पेज पे इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो T2 की वैल्यू 320 केल्विन आई है, T2 की वैल्यू कितनी आई है 320 केल्विन। तो चेंज इन टेम्परेचर 320 केल्विन कितना हो गया 47 डिग्री सेल्सियस, 47 डिग्री सेल्सियस, पहले था टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, अब हो गया 47 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से इसका टेम्परेचर चेंज हो गया 20 डिग्री सेल्सियस। ये चीज़ तो वैसे करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर एक सेकेंड, उसने पूछा क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। उसने पूछा क्या है, हाउ मच द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द टायर, हाउ मच राइज, राइज पूछा है उसने। हाँ तो राइज तो 20 आएगा इसका। एक सेकेंड, अटक गई स्क्रीन, चलो। उसने यहाँ पर हमसे साफ साफ पूछा है, हाउ मच द राइज इन टेम्परेचर ऑफ टायर आफ्टर, कितना राइज हुआ। T1 हमारा आया, T1 कितना दे रखा उसने 27 डिग्री सेल्सियस, T2 हमारा आया 47 डिग्री सेल्सियस। तो राइज तो 20 डिग्री का होगा। तो ए आंसर इसका राइट आंसर होगा, इसका सी नहीं होगा, चेक कर लेना, इसका सी नहीं होगा, ठीक कर लेना इसको, इसका ए आंसर होगा। उसने राइज पूछा है कितना राइज हुआ है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखो, कंडीशन फॉर द रिवर्सिबिलिटी ऑफ ए साइकिल। एक साइकिल कब कब रिवर्सिबल होगी, रिवर्सिबल यानी कि आइडियल साइकिल।
तो क्या होना चाहिए रिवर्सिबल साइकिल के लिए, जो प्रेशर है, टेम्परेचर है ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस मस्ट नॉट डिफर। प्रेशर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा इरिवर्सिबल हो जाएगी, प्रेशर डिफरेंस होगा तो भी इरिवर्सिबल हो जाएगी। फ्रॉम दोज ऑफ द सराउंडिंग एट एनी स्टेज इन द प्रोसेस, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई टेम्परेचर डिफरेंस ना हो, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई प्रेशर डिफरेंस ना हो। जितनी भी प्रोसेस होनी चाहिए इन द साइकिल ऑफ ऑपरेशन मस्ट बी एक्सट्रीमली स्लो। क्वासी स्टैटिक होनी चाहिए। क्वासी स्टैटिक मतलब कि टेम्परेचर को मतलब कि उसमें क्या हो कि टेम्परेचर चेंज ही ना हो। एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस होगी, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, धीरे 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 राइज करेगा टेम्परेचर, मतलब कि एक्सट्रीमली इतनी स्लो हो गई कि टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा। एंड द वर्किंग पार्ट्स ऑफ द इंजन मस्ट बी फ्रिक्शन फ्री। बिल्कुल सही है, ए स्टेटमेंट भी सही है, बी स्टेटमेंट भी सही है, सी स्टेटमेंट भी सही है। ना तो फ्रिक्शन होना चाहिए, जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो होनी चाहिए, और टेम्परेचर में प्रेशर में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, यही हमारी होती है। तो कंडीशन फॉर द रिवर्सिबिलिटी ऑफ द साइकिल, प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस मस्ट नॉट डिफर appreciably from those in the process. वर्किंग पार्ट्स ऑफ द इंजन मस्ट बी फ्रिक्शन फ्री। जो वर्किंग पार्ट्स होने चाहिए वो फ्रिक्शन फ्री होने चाहिए, बिल्कुल सही है। 17 क्वेश्चन हो गया। 18 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल या जो नेचुरल प्रोसेस होती है, नेचुरल प्रोसेस देखो, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, बिल्कुल सही है यहाँ पर। अनरिस्ट्रिक्टेड, अगर गैसेस का जो एक्सपेंशन हो रहा है उसे कोई रोक नहीं रहा, गैसेस का जो एक्सपेंशन हो रहा है वो हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। तो ये तो देखिए, तो प्रोसेस आपको ध्यान में रखनी है। इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, देयर इज अ लॉस ऑफ हीट ड्यू टू फ्रिक्शन। इरिवर्सिबल में हमारा लॉस होता है फ्रिक्शन की वजह से। Most of the processes are irreversible to some degree. The main cause of irreversibility, main cause क्या होता है irreversibility का? मैकेनिकल एंड फ्लूइड फ्रिक्शन, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन, अनरिस्ट्रिक्टेड मतलब कि एक्सपेंशन अगेंस्ट द वैक्यूम, कोई रोकने वाला नहीं है, और हीट ट्रांसफर विद ए फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस। अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो वो प्रोसेस इरिवर्सिबल हो जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। इनमें से कौन सा थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है? थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल क्या होता है? एक स्केलर होता है जो स्टेट को डिफाइन करने के लिए, एक स्केलर फंक्शन होता है जो सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। और ये बेसिकली चार तरह के हमारे पास, गिब्स फंक्शन है, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन है, एंथैल्पी है, और इंटरनल एनर्जी है। तो यहाँ पर देखो, टेम्परेचर तो नहीं है, टेम्परेचर नहीं है, एंट्रोपी नहीं है। अब देखो बी भी है और सी भी है, तो बी भी हमारा क्या होता है? थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल होता है, जो कि हम स्टेट को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। एंथैल्पी भी हमारा होता है, स्टेट को डिफाइन करने के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज है बेसिकली, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी। तो प्रॉपर्टी टेम्परेचर भी है, एंट्रोपी भी है, लेकिन जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है वो चार है: एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स एनर्जी या गिब्स फंक्शन या हेल्महोल्ट्ज। तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली हम बी या सी में से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसका सी आंसर दिया है, तो हमारा एंथैल्पी इज कंसिडर्ड एज थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। मोस्ट प्रोबेबली एंथैल्पी, जिसमें हमारे पास एंथैल्पी क्या होती है? मास पे डिपेंड करती है, एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम पे। वैसे तो इसका देखो बी नहीं होना चाहिए था ऑप्शन में, बी या सी में से कोई एक होना चाहिए था ऑप्शन में, पर दोनों डाल रखे हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को लीव करना भी ठीक रहेगा, लेकिन अगर आप दोनों कर देते हो तो अकॉर्डिंग टू मी आपका दोनों सही रहेगा, एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी। अब देखो क्या दिया है, रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर T2 by T1 एट टू डिफरेंट स्टेट्स इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए फॉर्मूला क्या होता है? T2 by T1 दैट शुड बी इक्वल टू में P2 by P1, और इसकी पावर में क्या आ जाएगा? गामा माइनस 1 बाय गामा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? टेम्परेचर प्रेशर का रिलेशन आ जाएगा, जो हमें दिया होगा इसमें ऑप्शन में। तो देखो क्या है, P2 by P1 गामा अपोन में गामा माइनस 1 बाय गामा। तो बी आंसर यहाँ पर मैच कर रहा है, P2 by P1 गामा माइनस 1 बाय गामा। तो इसका बी आंसर सही है। रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर T2 by T1 एट टू डिफरेंट स्टेट्स इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज P2 by P1 गामा माइनस 1 बाय गामा। तो हमने 20 क्वेश्चंस कवर कर लिए। अगली वीडियो में हम लोग 21 क्वेश्चन से कवर करेंगे। आपको कोई भी डाउट है आप मुझे टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी डाउट्स क्वेरी आप वहाँ पर पोस्ट कर सकते हो। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आए तो। ओके।